कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। अभी तक हम विज्ञान के पाठ्यक्रम में 13 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम 14वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। हमारे 14वें अध्याय का नाम है प्राकृतिक संपदा। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि हमारे परिवेश में कौन कौन सी प्राकृतिक संपदाएँ हमें उपलब्ध हैं और वह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय 14। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम जानते हैं कि हमारा यह जो ग्रह है, जहाँ पर जीवन है, यह जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। इस जीवन के लिए ताप, वायु, जल, भोजन, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है और सभी जीवों की जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा जो आती है, उसका उपयोग करके पृथ्वी पे अनेक संपदा विकसित होती है और उसी संपदा का उपयोग करके जीवन पर विकसित और उत्पन्न होता है। यह जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, हम किन किन चीज़ों को कहते हैं या प्राकृतिक संपदा के रूप में हैं? मुख्य रूप से 3 चीज़ें, एक स्थल, दूसरा जल और तीसरा वायु। 3 ऐसी प्रमुख संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं, जिनका उपयोग हम अनिवार्य रूप से करते हैं, बिना इनके जीवन संभव नहीं है। और पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है, उसको स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के 75% भाग पर जल भरा हुआ है। यह जल भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए भी करते हैं। संपूर्ण जल को जलमंडल कहा जाता है और वह वायु जो पृथ्वी को चारों ओर कंबल की तरह से ढके हुए है, उस वायु को हम वायुमंडल कहते हैं। सभी जीवित पदार्थ इन्हीं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल में चारों तरफ फैले हुए हैं। जीवन को आश्रय देने वाला यह जो पृथ्वी है, यह जो घेरा है, इसके चारों ओर वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों आपस में मिलते हैं। इस पृथ्वी ग्रह पर यह तीनों मंडल आपस में मिल करके जीव मंडल के नाम से इसे हम जानते हैं। सजीव जीव मंडल के जैविक घटक कहे जाते हैं। जितने भी सजीव हैं इस जैव मंडल में, उन्हें जैव मंडल के जैविक घटक कहा जाता है। और वायु, जल और मृदा को इस जैव मंडल का निर्जीव या अजैविक घटक कहा जाता है। यह जो अजैविक घटक हैं, वह पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनकी क्या भूमिका होती है, हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहली चीज़, जीवन की श्वास जो हमारी है, अर्थात वायु, उसके बारे में पढ़ा जाए। वायु 3 तरह की, या कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। यह गैसें होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा इस वायु में जलवाष्प का भी मिश्रण होता है और पृथ्वी पर जीवन जो है वायु के इस संगठन का ही परिणाम है। जो यह वायु में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, इसी संगठन का परिणाम है कि इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। वायुमंडल का जो मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन वहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। तो अनेक दूसरे उपग्रह भी हैं, दूसरे ग्रह भी हैं जहाँ पर जीवन है, लेकिन जीवन नहीं है, लेकिन यह अजैविक घटक उपस्थित हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है सभी अजैविक घटकों का समुचित अनुपात में उपस्थित होना। तो यह हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, या बहुत सी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो ग्लूकोज का अणु होता है, जिसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उस ग्लूकोज के अणु को तोड़ने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के अणु का जारण किया जाता है, उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और इसी तरह एक दूसरी प्रक्रिया होती है
जिसमें ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है या दहन की क्रिया होती है, और इसके लिए इसी के परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन को जलाते हैं, बल्कि कभी कभी आग लगने से भी ईंधन जो है वह जलता है। उस प्रक्रिया में भी इन जैविक पदार्थों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसका मात्र 1%, एक छोटा सा ही भाग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों से इस जैवमंडल में स्थिर होता है। पहला है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से भी वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का खपत होता रहता है। दूसरी विधि है, बहुत से समुद्री जंतु होते हैं, वह समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से, जो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनेट के रूप में, उसका उपयोग करके अपने कवच का निर्माण करते हैं। तो 2 विधियां हैं कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिर होने की, एक प्रकाश संश्लेषण, दूसरा कवच का निर्माण। यह संतुलन जो है इसी तरह कभी कहीं से जारण से उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कुछ प्रक्रियाओं में, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि प्रक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर हो जाती है। तो यह प्रक्रिया लगातार वायुमंडल में चलती रहती है। जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है, यह जान लें। वायुमंडल पूरा जो है वह पृथ्वी को एक कंबल के समान ढके हुए रहता है, और यह ऊष्मा का कुचालक होता है। वायुमंडल पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है उसे दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। चंद्रमा के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे यह तापमान जो अंतर है इसका वह -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। कहने का मतलब रात्रि में जब सूर्य की गर्मी नहीं मिलती है तो तापमान -190 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और जब सूर्य की किरणें उस पर पहुंचती हैं तो यह तापमान जो है वह 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो दोनों स्थितियों में जीवन संभव नहीं है, और हमारी पृथ्वी पर यह जो वायुमंडल है यह इस परिस्थिति को रोकता है, ना तो तापमान को बहुत अधिक बढ़ने देता है, ना ही बहुत नीचे तक कम होने देता है। इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव हुआ है। एक क्रियाकलाप दिया गया है कि कैसे एक जल से भरा बीकर लेकर के उसमें बालू भरें और बोतल बंद करके उसमें थर्मामीटर लगा दें, और 3 तरह के, एक जल में, एक बालू, एक जो है खाली, 3 तरह की बोतल ने उसमें सूर्य के प्रकाश में रख के उसमें थर्मामीटर लगा दें। इसमें हम देखें कि किस चीज़ का तापमान सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है या ज़्यादा तेज़ी से कम होता है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखेंगे कि जो बालू है उसका तापमान बहुत जल्दी गर्म होती है बालू, और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। जल का तापमान जितना देर लगता है उस जल को गर्म होने में, उतना ही समय लगता है उसको ठंडा होने। तो जो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती हैं वह उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ठंडी भी हो जाती हैं, और जो चीज़ें देर से गर्म होती हैं, समय लगता है गर्म होने में, उनको ठंडा होने में भी समय लगता है। यह क्रियाकलाप हमें इस चीज़ को बताता है। तो हम देखते हैं कि यह जो पदार्थ हैं, अनेक पदार्थ जिनसे यह पृथ्वी बनी हुई है, जल, वायु, इनके गर्म होने और ठंडे होने की दर में अंतर होता है। कुछ चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती हैं, देर में जल्दी ठंडी हो जाती हैं, कुछ देर से गर्म होती हैं और देर तक गर्म रहती हैं, मतलब उनको ठंडा होने में काफ़ी समय लग जाता है। यह जो क्रिया है इसी के कारण वायु प्रवाहित होती है, जिसे हम पवन के नाम से जानते हैं। तो पवने, वायु की गति जिसे हम पवन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है अगले टॉपिक के तहत। शाम को हम ठंडी ठंडी हवा से राहत महसूस करते हैं, कभी कभी कई दिनों तक बहुत गर्म मौसम के पश्चात बारिश भी हो जाती है। तो यह जो वायु चलती है इसका कारण क्या है?
या कभी तूफान आता है, वर्षा उत्पन्न होने लगती है। क्या कारण है इनका, थोड़ा इसके बारे में जानना ज़रूरी है। यह जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं यह हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम होती हैं। मतलब वायु का बहना या पवन का प्रवाहित होना, आंधी तूफान, वर्षा, यह सभी क्रियाएं जो हैं वह इसीलिए होती हैं कि वायुमंडल में हवा गर्म होती है और इसके परिणाम स्वरूप जलवाष्प बनती है, जिससे यह सभी क्रियाएं होती हैं। स्थलीय भाग हमने अभी क्रियाकलाप में देखा था। जो स्थलीय भाग होते हैं वह जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण इससे वायुमंडल गर्म हो जाता है और गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। संवहन धाराओं की प्रकृति कैसी होती है इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक मोमबत्ती के चौड़े मुंह वाली बोतल ने इसमें बीकर रखें और उसे जलाएं। अगर एक मोमबत्ती को जलाएं और मोमबत्ती के मुंह के समीप ले जाएं। जब आप अगरबत्ती को मुंह के किनारे पर ले जाया जाता है तब अवलोकन करें कि धुआं किस ओर जाता है। जब अगरबत्ती को मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर रखा जाता है तब धुआं किस ओर जाता है। मतलब एक मोमबत्ती जलाएं और एक अगरबत्ती को सुलगा लें और उसके बाद उस अगरबत्ती को विभिन्न परिस्थितियों में रख करके हम देखें कि उसका धुआं किस ओर जाता है। तो हम देखते हैं कि यह इस तरह का क्रियाकलाप करना है आपको। इसको आप घर पे करके देख सकते हैं कि वायु के असमान तापन से वायु ये जो गैसें हैं वह किस ओर प्रवाहित होती हैं। धुएं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें यह बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं बहती हैं। इसी प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तो यह हमेशा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। मतलब जब हवा गर्म होती है तो किस तरफ जाती है, ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। इसलिए चूँकि जल जो है वह जल की अपेक्षा जो स्थल होता है वह जल्दी गर्म होता है, इसलिए स्थल की जो वायु है वह भी जल्दी गर्म हो जाती है और जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा जल की वायु धीरे से गर्म होती है। तो क्या होगा कि स्थल की जो वायु है, स्थल के तेज़ी से गर्म होने के कारण वह जल्दी से ऊपर उठ जाएगी और जो जल के ऊपर वायु है उसमें जल के कण भी उपस्थित होते हैं। वह वायु धीरे गर्म होती है, ठंडी होती है, स्थल की वायु की अपेक्षा कम देर में गर्म होती है, तो वह धीरे धीरे स्थल की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो हम तटीय क्षेत्रों में इसीलिए देखते हैं कि दिन में स्थल के ऊपर की वायु तेज़ी से गर्म होकर ऊपर की ओर उठना शुरू करती है और जैसे ही यह वायु जो है ऊपर की ओर उठती है वहाँ पर कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की जो वायु है कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, मतलब स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय में हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है और जब रात्रि का समय हो जाता है, रात्रि के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। चूँकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है और इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु की अपेक्षा ऊपर की वायु से गर्म होती है। तो इस तरह जो है उस समय रात्रि में जो वायु प्रवाहित होती है वह स्थल से जल की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो यह कुछ स्थितियां हैं जिनमें वायु का प्रवाह हम देखते हैं कि जिस तरफ जो स्थान पहले गर्म होता है और उस तरफ वायु हमेशा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार हवा की जो सभी गतियां हैं वह विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम होती हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह जब असमान रूप से गर्म होता है इसीलिए यह जो हवाएं हैं, पवनें हैं, वह प्रवाहित होती हैं। लेकिन इन हवाओं को बहुत से दूसरे कारक भी प्रभावित करते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी की घूर्णन की गति है यह और पवन के मार्ग में जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं वह भी इन पवनों की गति को प्रभावित करती हैं। इन कारकों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं अध्ययन करना है, लेकिन यह जानते रहें कि यह कारक भी पृथ्वी की घूर्णन गति और पर्वत श्रृंखलाएँ यह भी पवनों की गति के प्रवाह को प्रभावित करती हैं।
तो यह स्थितियाँ होती हैं विभिन्न जो वायु है उसके प्रवाह की, और जीवन में क्या उसकी उपयोगिता है, इसके बारे में हमने इस अध्याय में आज देखा, आज के टॉपिक के तहत, कि जो वायु है हमारी प्राकृतिक संपदा, उसका क्या उपयोग है, कैसे पवन बहती है, उस पवन के माध्यम से कैसे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वर्षा, तूफान, आंधी, ये सारी घटनाएं कैसे होती हैं। तो इस अध्याय से संबंधित कोई भी अगर चीज़, कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप फ़ोन करके कमेंट करके उसको हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।